नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे या जानेंगे आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि इसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। आज हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत शायद ही नहीं होगा और आप इसको डिटेल्स में किसी भी एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं। आपको किसी भी किताब से देखना नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं आगमन विधि। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग आगमन विधि को देखते हैं। आगमन विधि आगमन विधि वह विधि है जिसमें विभिन्न तथ्य उदाहरणों के निरीक्षण एवं निष्कर्षों के आधार पर एक सामान्य नियम या सूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है। दोस्तों नॉर्मली आपको समझना है कि आगमन विधि में आप लोग किसी भी बच्चों को पहले उदाहरण दीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला बताना है। आगमन विधि आग मतलब जो आगे होता है, आग मतलब आग, आपको ये इस प्रकार से याद रखना है कि आग मतलब होता है आगे उदाहरण होगा, बाद में फॉर्मूला होगा। आगमन विधि वह विधि है जिसमें विभिन्न तथ्य उदाहरणों का निरीक्षण एवं निष्कर्षों के आधार पर सामान्य नियम या सूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरणों के आधार पर सूत्रों या नियम का प्रतिपादन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नियम सूत्र आदि विद्यार्थियों को पहले नहीं बताया जाता है। इसमें नियम सूत्र आदि विद्यार्थियों को पहले नहीं बताया जाता है, बल्कि उन्हें ही खोजना पड़ता है। किसी भी समस्या का हल पूर्व ज्ञान, तर्क, विचार एवं सूझबूझ की सहायता से किया जाता है। जब कभी भी हमें किसी सूत्र या नूतन नियमों को पढ़ना होता है तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब नया कुछ जानना होता है तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें बच्चों के सामने बहुत से तथ्य वस्तु एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा इन्हीं की मदद से निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। पहले हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मूला की तरफ ले जाते हैं। इस तरह यह ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से सामान्य एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल चीज़ को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके नियम रूल्स पर बढ़ते हैं। चलिए उसको आगे देख लेते हैं। आगमन विधि के कुछ पद है, मान स्टेप है। जो स्टेप होता है इस प्रकार से आगमन विधि को लागू करना है आपको बच्चा में। सबसे पहले आप उदाहरण दीजिएगा। इसमें छात्रों के समक्ष एक ही तरह के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें छात्र के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला पद है आपका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है। उसके बाद नेक्स्ट में पद आता है आपका निरीक्षण। एग्जाम के पद के बाद आपका आता है निरीक्षण। उसके बाद आपको निरीक्षण करना है कि बच्चे प्राप्त उदाहरणों का अवलोकन कर किसी परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। निरीक्षण करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आएगा नियमीकरण जो है जनरलाइजेशन। बच्चे प्राप्त उदाहरणों से किसी सामान्य नियम को निर्धारित करते हैं। एक नियम बनता है, पहले उसको जांच कर लिया आप, उसके बाद कुछ तो रूल बनेगा किस प्रकार से मैथ बन रहा है, 2 और 2 में 4 बन रहा है। उसके बाद आपको सत्यापन करना है। नियम निर्धारण के बाद बच्चे स्वयं ही अन्य उदाहरणों की मदद से उसका सत्यापन करते हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक प्रकार से काम कर रहा है नियम। तो इसका चार स्टेप है। सबसे पहला उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और सत्यापन। चलिए देख लेते हैं। अब आगमन विधि के कुछ गुण हैं। आगमन विधि के गुण, आप किसी भी विधि को लिखिएगा एग्जाम में तो आपके गुण, दोष और निष्कर्ष को लिखना नहीं भूलिएगा। चाहे बना के भी लिखे, लेकिन उसके गुण, उसके दोष और उसके निष्कर्ष को लिखना अवश्य लिखिएगा, ताकि आप इसमें आपको इफेक्ट पड़ेगा और नंबर भी आपका जो चेकर रहेगा उसको नंबर देने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगमन विधि के गुण देख लेते हैं। आगमन विधि के गुण, इस विधि द्वारा ज्ञान स्थायी एवं उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चा उदाहरण देकर सीखता है, इसमें ज्ञान स्थायी होगा। इस विधि में छात्र थकावट महसूस नहीं करते तथा निष्कर्ष तक पहुंचने में धैर्य एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। महसूस करते हैं, मतलब पहले आसान चीज़ों को जान लेता है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। यह विधि बालकों को स्वयं काम करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना वृद्धि होती है। क्योंकि बच्चा छोटा चीज़ों करता है ना, तो बच्चा खुद करता है तो उसको अच्छा लगता है करने और आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ मैं सक लूँगा आगे। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। इस विधि से गणित के नवीन नियम, संबंध, सिद्धांत, निष्कर्ष आदि ज्ञात किया सकते हैं। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि बच्चों जो होता है वो तुरंत सीख लेगा। पहले 2 और 2 सिखाए, उसके बाद गुना सिखाएंगे, उसके बाद भागा सिखाएंगे। उसी प्रकार उपयोगी है क्योंकि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जैसे मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सिद्धांतों का समावेश किया जाता है।
चलिए देख लेते हैं आगे। आप बना के ही पॉइंट गुण लिख सकते हैं, कोई भी गुण, जैसे आपको बता ही दिए, पहले उदाहरण होगा उसके बाद नियम होगा, तो आप इस हिसाब से क्या क्या गुण है उसको लिख सकते हैं। चलिए छठा पॉइंट, इस विधि में बालकों में गणित के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बनी रहती है। इस विधि में बालकों में गणित के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बनी रहती है। चलिए देख लेते हैं अगला। अब उसका गुण खत्म हो गया है। अब हम लोग दोष, वो 6 ठो आपको बता दिए हैं, अब उसके दोष के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं। चलिए सबसे पहला कमी देखते हैं, इस विधि से प्राप्त नियम कुछ सीमा तक ही शुद्ध होते हैं। कुछ जब बड़ा हो जाएंगे फिर इसका ये काम कम आएगा। इस विधि से प्राप्त नियम कुछ सीमा तक ही शुद्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह विधि उच्च कक्षाओं में काम नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अनेकों ऐसे प्रकरण होते हैं जिनका आरंभ प्रत्यक्ष उदाहरणों से संभव नहीं है। पहले हम लोग जब बड़े होते हैं पहले फॉर्मूला जानना पड़ता है, उसके बाद ही मैथ को सॉल्व किया सकता है। इसी प्रकार यहाँ बड़े में काम नहीं आएगा, ये इसका एक कमियां है। चलिए देख ले तीसरा पॉइंट, इस विधि के प्रयोग में अध्यापक को पर्याप्त परिश्रम और समय लगाना पड़ता है। बच्चों को बार बार 2+2 सिखाना पड़ता है, 1+1 2 सिखाना पड़ता है, उसको उदाहरण देकर समझाना पड़ता है, फिर नियम उसको बताते हैं। इसमें अध्यापक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि का सफल प्रयोग केवल अनुभवी अध्यापक ही कर सकते हैं। मतलब जिसका अनुभव है उदाहरण कहाँ से लाएगा, जिसका अनुभव नहीं है वो हर चीज़ का उदाहरण नहीं दे सकता है, जिसका हर चीज़ उदाहरण से बच्चे को समझा नहीं सकता है। इसलिए जिसका अनुभव इसको प्राप्त है वही बच्चा सबसे अच्छी तरह से उसी बच्चा को समझा सकता है। इस विधि द्वारा केवल नियम का ही पता लगता है, समस्या को हल करने की क्षमता का विकास इस विधि द्वारा संभव नहीं है। इसमें नियम जान लेगा लेकिन समस्या को किस प्रकार से हल किया गया इस विधि द्वारा जान नहीं सकता है। चलिए देख लेते। हाँ, आप बताए थे निष्कर्ष में आपको हमेशा बना के लिखना है। निष्कर्ष में जैसे आप दोनों गुण और दोष तो दिख लिए, अब आपके माइंड में जो भी आता है कि ये गुण किस प्रकार से बच्चे में काम करेगा, बच्चों के लिए सुविधादायक है या फिर कठिन है, आप यहाँ पर 15-20 लाइन कुछ भी बना के लिख दीजिए, जिससे आपका आधा पेज आंसर बन जाएगा। निष्कर्ष लिखना आप नहीं भूलिएगा, निष्कर्ष को जरूर लिखिएगा। तो आगमन विधि हम बता दिए आप सभी को, इसका गुण, इसका दोष। आगमन में हमेशा याद रखिएगा, पहले उदाहरण बाद में रूल्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट विधि में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।